नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी चिल्स। अब यूएन 2.0 बनाने का समय आ चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने जो बयान दिया है उसे सुनकर यही लगता है कि नई दिल्ली में यूएन 2.0 की बिल्डिंग बनाने में अब देरी नहीं करनी चाहिए। यूएन 2.0 में G4 मेंबर्स को परमानेंट सीट देना चाहिए। वर्तमान का यूएन पूरी दुनिया में जंगल राज चलाना चाहता है। उसे टफ कंपटीशन देने के लिए यूएन 2.0 की सख्त जरूरत है। हालांकि हम आपको बता दें कि वर्तमान यूएन का एक हेडक्वार्टर पहले से ही न्यू दिल्ली में मौजूद है। स्क्रीन पर आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर आपको यूएन बिल्डिंग की लोकेशन और उसका काम समझ में आ जाएगा। जंगल में शेर भी उसी हिरण का अक्सर शिकार करता है जो तेजी से दौड़ नहीं पाते और भीड़ में पीछे छूट जाते हैं। आज उसी खूंखार जंगली जानवर की तरह यूएनएससी के P5 देश बन चुके हैं। यूक्रेन नाटो के झुंड में शामिल नहीं हो पाया तो आपने देखा कि रशिया उसे कैसे बर्बाद कर चुका है। अमेरिका यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई कर रहा है और रूस से तेल भी खरीद रहा है। यूक्रेन युद्ध से सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को हुआ है क्योंकि उसने यूरोप से रूस को बाहर निकालकर अपना 70 साल पुराना सपना पूरा किया और आज पूरा यूरोपियन मार्केट यूनाइटेड स्टेट के लिए ओपन हो चुका है। उदाहरण के तौर पर आप हथियार बिक्री का ही डाटा उठाकर देख लीजिए। यूक्रेन युद्ध के पहले पूरा यूरोप ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट में मात्र 11% ही कंट्रीब्यूट करता था, जो अब बढ़कर 21% पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, ग्लोबल हथियार एक्सपोर्ट के मामले में 42% शेयर के साथ अमेरिका सबका दादा बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध का दूसरा बड़ा फायदा फ्रांस को हुआ क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, इसलिए अब फ्रांस भारत को ताबड़तोड़ हथियार बेच रहा है और खूब पैसे छाप रहा है। जैसे नाटो के झुंड में शामिल न होने के कारण यूक्रेन को बर्बाद कर दिया गया, ठीक उसी प्रकार गाजा के मासूम लोगों के पास आज मजबूत डिफेंस फोर्स और सिक्योरिटी नहीं है, जिसके कारण अमेरिका और इजरायल मिलकर वहां तबाही मचा रहे हैं। कल्पना कीजिए, अगर गाजा के पास परमाणु बम होता तो क्या अमेरिका और इजरायल वहां मासूम और निहत्थे लोगों पर बम बरसा पाते? जो दुनिया में कमजोर रह गया है उसे सब मिलकर मार रहे हैं। ये एक शर्मनाक सच्चाई है। अमेरिका ने सिर्फ कहने के लिए यूएनएससी में गाजा के अंदर सीज फायर पास करवाया ताकि चुनाव में जो बाइडेन को फायदा मिल सके, लेकिन सीज फायर होने के बावजूद पीछे से अमेरिका खुलकर इजरायल को हथियार सप्लाई कर रहा है। कुछ इसी प्रकार हमारा पड़ोसी चीन कमजोर तिब्बत को कब्जाया हुआ है। तिब्बत की रक्षा में P5 देशों ने ज्यादा कुछ नहीं किया और पिछले 60 सालों से दलाई लामा भारत में शरण लिए हुए है। यह सब यही दर्शाता है कि P5 के पावरफुल कंट्रीज आपस में मिले हुए हैं और वो आज भी जंगली जानवरों की तरह कमजोर देशों को लूट रहे हैं। उनकी जमीन पर सरेआम कब्जा किया जा रहा है। उधर यूनाइटेड नेशन सिर्फ मूर्ति बनकर सब कुछ देखता है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा। आज भले ही रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन भारत को परमानेंट सीट देने की वकालत कर रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में फ्रांस के अलावा इनमें से कोई भी देश भारत को परमानेंट सीट देना नहीं चाहेगा। इस खबर को सुनकर चौंकिए मत, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति इस वक्त पूरी तरह से चीन के इन्फ्लुएंस में जा चुके हैं और शायद इसी कारण वो भारत में होस्ट किए गए G20 में भी शामिल नहीं हुए थे। भारत जिस प्रकार पश्चिमी देशों से हथियार खरीद रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिश्ते सुधार रहा है, उसे देखते हुए रूस और चीन कभी भी भारत को परमानेंट सीट देना नहीं चाहेंगे। पश्चिमी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने को लेकर चीन ने पहले ही भारत को गलवान घाटी में झटका दिया है। LAC पर चीन के द्वारा लगातार एग्रेशन बढ़ाया जा रहा है। इसमें रूस की सहमति भी पॉसिबल हो सकती है। इस बात को पूरी तरह से डिनाई नहीं किया जा सकता। भविष्य में रूस और चीन मिलकर भारत को हार्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूके की बात करें तो वो हमेशा से यूएस के इन्फ्लुएंस में रहा है। अमेरिका पहले भी इस बात को दोहरा चुका है कि वो भारत को परमानेंट सीट तो देना चाहता है लेकिन वीटो पावर नहीं देगा। और जियोपॉलिटिक्स में अक्सर ये देखा गया है कि अमेरिका के इशारे और मर्जी के बिना ब्रिटेन कोई भी कदम आसानी से नहीं उठा सकता। ये बात भी सच है कि फ्रांस यूएस के साथ साथ पश्चिमी देशों के इन्फ्लुएंस में रहता है, लेकिन वो कई बार रिबेलियन मिजाज भी दिखा चुका है। फ्रांस ने पहले भी कई महत्वपूर्ण अवसर पर भारत को यूएन में समर्थन दिया है और जिस प्रकार भारत और फ्रांस के बीच अलग अलग सेक्टर में व्यापार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि फ्रांस भारत का वैसा ही दोस्त बन जाएगा जैसा कि किसी जमाने में USSR हुआ करता था। हाल ही में यूक्रेन के द्वारा भी इस बात को हाईलाइट किया गया था। अब भारत को रूस का साथ छोड़ देना चाहिए
क्योंकि रूस पहले वाला सोवियत यूनियन नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, भारत और यूएसएसआर के बीच रिश्तों में सोवियत यूनियन के समय जो गर्मजोशी देखी जा सकती थी, शायद वो अब देखने को नहीं मिल रही। और इसका सबसे बड़ा कारण चीन है, जो अपने चंगुल में रूस को फंसा चुका है। अगर भारत को एक बार फिर से रूस जैसे महान देश को अपने पाले में करना है, तो हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत है। भारत को सबसे ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करने की जरूरत है, जिसके दम पर हम चीन को काउंटर कर सकते हैं और ग्लोबल पावर बन सकते हैं। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कहा कि भारत इवेंचुअली यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बन जाएगा, लेकिन इसके लिए भारत को कड़ी मेहनत करनी होगी। ये कड़ी मेहनत वाली बात विदेश मंत्री ने शायद पहली बार कही है। उन्हें भी अब लग रहा है कि जियोपॉलिटिक्स में जिस प्रकार वर्ल्ड ऑर्डर और समीकरण चेंज हो रहे हैं, उसे देखते हुए भारत को परमानेंट सीट मिलना अब आसान नहीं होगा। मेरे हिसाब से भारत को हार्ड वर्क करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि यूएन रिफॉर्म के लिए आपको न केवल P5 देशों की सहमति जरूरी है, बल्कि यूएन जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए होगी। इसी कारण यूएन रिफॉर्म बेहद चैलेंजिंग है, क्योंकि पाकिस्तान, कनाडा, तुर्की और चीन जैसे देश रोड़ा बने हुए हैं। हालांकि भारत 2/3 मेजोरिटी हासिल करने के लिए जमीन आसमान एक कर चुका है और धीरे धीरे एक एक करके सभी छोटे बड़े देशों का समर्थन हासिल करने में लगा हुआ है। दोस्तों, मेरे अनुसार G4 देशों को एक साथ मिलकर नई दिल्ली में UN 2.0 की बिल्डिंग बना देनी चाहिए। अगर UN 2.0 बनता है तो इसमें 100 से ज्यादा देश शामिल होंगे जो वर्तमान UN से नाराज हैं। अगर आप किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में देखें तो वहां मल्टीपल पार्टीज होती हैं जो आपस में कॉम्पीट करके उस देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करती हैं। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया को एक कंट्री माने तो वहां यूएन को कंपटीशन देने के लिए कोई दूसरी बॉडी है ही नहीं। इसलिए यूएन 2.0 की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो वर्तमान यूएन को चैलेंज कर सके। जो देश पुराने यूएन के रवैये से संतुष्ट नहीं होंगे, वो यूएन 2.0 को मजबूत करना चाहेंगे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की तरह पुराने यूएन पार्टी का टिकट के लिए संघर्ष करने से अच्छा है कि खुद का एक नया यूएन 2.0 पार्टी बनाया जाए। इसमें हम जितनी ही देरी करेंगे उतना ही हमें नुकसान होगा, क्योंकि वर्तमान यूएन में P5 मेंबर अपना पावर डाइल्यूट करना नहीं चाहेंगे। परमानेंट सीट पाने के लिए आपको उनसे युद्ध करना होगा। यूएन 2.0 में सबसे पहले 4 फाउंडिंग देश को परमानेंट सीट देना चाहिए और फिर इसमें अमेरिका जैसे देशों को इनवाइट करने की कोशिश करनी चाहिए। G4 देशों के अलावा अगर यूएन 2.0 में अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल होते हैं तो इन्हें भी परमानेंट सीट ऑफर करना चाहिए, लेकिन इसमें चीन को बिल्कुल भी शामिल नहीं करना होगा। देखिए, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने आगे कहा कि आज से 80 साल पहले सिर्फ 5 देश आपसी समझौता करके खुद को परमानेंट मेंबर घोषित कर चुके थे, लेकिन आज 193 देश यूएन के साथ जुड़ने के बावजूद भी सिर्फ 5 देश ही पूरी सिक्योरिटी काउंसिल को कंट्रोल कर रहे हैं। विदेश मंत्री जी ने आगे कहा कि काउंसिल में परमानेंट सीट पाने के लिए भारत की दावेदारी हर साल दर साल मजबूत होती जा रही है। हालांकि उन्होंने आगे इस बात को भी स्वीकार किया कि परमानेंट सीट पाना भारत के लिए सिग्निफिकेंट गोल है और उसके लिए ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क की जरूरत है। उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया कि इंडिया में जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर यूएन रिफॉर्म के लिए कई सारे इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भारत के इंप्रेसिव ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हाईलाइट करते हुए कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन के तौर पर देख रही है। उन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी और भारतीय सोशल सेक्टर की भी जमकर तारीफ की, जो सच में रिजल्ट डिलीवर करके दिखा रही है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर जिस प्रकार डायनामिक और पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला है, उसे देखते हुए इंडिया को ग्लोबल गवर्नेंस में शामिल करना ही होगा। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार यूएन गाजा और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रोकने में फेल हुआ है, उसे देखते हुए इसकी क्रिटिसिज्म हो रही है। यूएन रिफॉर्म के लिए ग्लोबल प्रेशर भी बनता जा रहा है और अंततः बदलाव देखने को मिलेगा और भारत को परमानेंट सीट देना ही होगा। दोस्तों, मेरे हिसाब से विदेश मंत्री जी को यूएन 2.0 के निर्माण पर एनर्जी और फोकस लगाना चाहिए, क्योंकि P5 देश सुधरने वाले नहीं हैं। वो किसी भी कीमत पर अपने पावर को डाइल्यूट होना देना नहीं चाहेंगे। देरी करने से अच्छा है कि 2024 में ही नई दिल्ली के अंदर यूएन 2.0 की बिल्डिंग की पहली ईंट रख दी जाए। धन्यवाद।